Question number 37. A person standing on the top of a cliff 171 feet high has to throw a packet to his friend standing on the ground 228 feet horizontally away. तो देखो बच्चों, एक पर्सन है और ये एक क्लिफ पे है, या फिर इसको आप एक टावर मान सकते हो। टावर की हाइट कितनी है? 171 फुट। और इसको एक पैकेट फेंकना है कितनी दूर? हॉरिजॉन्टली 228 फुट। ओके, देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं। जो क्लिफ की हाइट है ना, उसको आप ऐसे दिखा सकते हो। ओके, और अपने को जो टावर, ओके, अब यहां से मुझे क्या करना है? एक बॉल फेंकना है। ये जो हाइट है ना, ये कितनी दे रखी है? दिस हाइट इज गिवन 171 फुट। और मुझे इसको कितने दूर फेंकना है? 228 फुट। यहाँ पे बॉल को फेंकना है, करेक्ट। अब इस बॉल को कैसे फेंका जा रहा है? देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है। इफ द पर्सन थ्रोज द पैकेट डायरेक्टली एमिंग एट द फ्रंट विथ अ स्पीड ऑफ 15 फीट पर सेकेंड। अब इसने क्या किया? इसने बॉल को डायरेक्टली किधर एम किया? अपने फ्रंट की तरफ। ओके, और स्पीड क्या दी? 15 फुट पर सेकेंड। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये पैकेट कितना पहले गिर जाएगा। देखो क्या पूछा है क्वेश्चन में, हाउ शॉर्ट विल द पैकेट फॉल। मतलब जहां पे ये एम करके फेंक रहा था उससे कितना दूर पहले ये पैकेट गिर जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? चलो ध्यान से देखना। तो इसने डायरेक्टली एम किधर किया? इसने डायरेक्टली एम किया यहां पे। ओके, उसने डायरेक्टली यहाँ पे एम किया। ये डिस्टेंस भी मैं लिख देता हूँ, दिस इज 228 फुट। एंड दिस इज द प्रोजेक्शन वेलोसिटी। मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ये है बच्चों प्रोजेक्शन वेलोसिटी। ओके, कितना है ये? 15 फुट पर सेकेंड। इसको आप बोल सकते हो यू। अब ध्यान से देखना, इस एंगल को आप अज्यूम कर लो थीटा। इस एंगल को अज्यूम कर लो थीटा, करेक्ट। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। tan थीटा इज इक्वल टू 171 अपॉन 228 फुट। ओके, तो यार है 0.75। 0.75 बोले तो दिस इज 3/4। और 3/4 का मतलब क्या हो जाता है कि थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री। इसका मतलब ये भी जो एंगल आएगा ना, दिस एंगल इज ऑल्सो 37 डिग्रीज, करेक्ट। आप चाहो तो इसको एक दूसरे डायग्राम में रिप्रेजेंट कर लो। तो ये जो आप एंगल देख रहे हो, ये एंगल कितना है? डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ, दिस एंगल इज 37 डिग्री। तो क्या यहाँ पे अब दो कंपोनेंट आ जाएंगे? देखो, ये हो जाएगा 15 cos 37 डिग्री। व्हाट इज cos 37 डिग्री? 4/5। तो दिस इज 4/5 विल बी 12 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे एक कंपोनेंट नीचे की तरफ आ जाएगा, कितना? एक मिनट, इसको मैं व्हाइट कलर से ही मार्क करता हूँ। यस, ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा? 15 साइन 37 डिग्री। साइन 37 डिग्री इज 3/5। तो 15 इंटू 3/5 विल बी इक्वल टू 9 मीटर्स, सॉरी फुट पर सेकेंड ना।
So this is foot per second and this is also 9 foot per second. अब एक चीज और ऑब्जर्व करना, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो अब आप क्या करो, दो एक्सिस मार्क कर लो, लेट अस से दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। एक्स और वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन लिखते हैं। सो फॉर एक्स एक्सिस व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी, अभी कैलकुलेट किया 12 फुट पर सेकेंड। फॉर वाई एक्सिस व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी, -9 फुट पर सेकेंड लिखेंगे। क्यों -9? क्योंकि वाई एक्सिस हम लोगों ने किधर पॉजिटिव अज्यूम किया, अपवर्ड, और वेलोसिटी है डाउनवर्ड, करेक्ट। नेक्स्ट, एक्सेलरेशन इन एक्स एक्सिस क्या होगा, -g के इक्वल, और g को आप फुट पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेना। दिस इज -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, इसको फुट में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली दिस इज 32.2 फुट पर सेकेंड स्क्वायर। एक मिनट, ये कर दी गड़बड़, एक्चुअली ये वाई एक्सिस में डायरेक्शन, दिस इज एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। ओके, ये जो बॉल है इसका एक्सेलरेशन किधर होगा, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, करेक्ट। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बच्चों, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन होगा 0, करेक्ट। अच्छा, इसका अगर जो मैं अप्रोक्सीमेट पाथ आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, तो ये बॉल क्या कैसा पाथ फॉलो करेगा, इस प्रकार से, करेक्ट, ऐसा पाथ। दिस इज द पाथ फॉलोड बाय द बॉल। ओके, यहां से फाइनली ये बॉल आ जाएगा यहाँ पे। एम कहाँ पे किया, पॉइंट ए पे एम किया, और ये फाइनली कहाँ पे पहुंच गया, पॉइंट बी पे पहुंच गया। इसको आप बी बोल सकते हो। तो इफेक्टिवली अगर जो मैं इसका डिस्प्लेसमेंट मार्क करूं, तो देखो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा इसका, देखो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल। और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक आएगा एक्स कंपोनेंट, दिस इज एक्स कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वाई, और ये जो हॉरिजॉन्टल है दिस इज एक्स कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रही मेरी बात, दिस इज डेल्टा वाई, वाई कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डेल्टा एक्स। अब देखो मुझे डेल्टा वाई पता है, दिस इज -171 फुट। ओके, अब सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन का ही ये क्वेश्चन है। जब बॉल यहां से यहां तक आया तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, दिस इज गिवन बाय दिस वेक्टर। ओके, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये, इसको मैं व्हाइट कलर से मार्क कर दे रहा हूं। अब इस डिस्प्लेसमेंट के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा एक्स कंपोनेंट और दूसरा होगा वाई कंपोनेंट। वाई कंपोनेंट सामने सामने दिख रहा है कि 171 है। ओके, सो वाई कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज, आप नेगेटिव मार्क करोगे क्योंकि ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो दिस इज -171 फुट। और ये मुझे पता नहीं है, ये कैलकुलेट करना है, करेक्ट। तो फॉर वाई एक्सिस, अगर जो वाई एक्सिस के लिए मैं इक्वेशन यूज कर लूं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t square. So what is displacement? Displacement is -171. What is u? U is -9 plus half. What is acceleration? Acceleration is -32.2 into t square. अब क्या करना पड़ेगा बच्चों अपने को, हम लोगों को इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, so this is -171, this is equal to -90 minus 16.1 t स्क्वायर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां से क्या आ जाएगा, 16.1 t स्क्वायर
प्लस 90 माइनस 171 इज इक्वल टू 0। तो टी क्या आ जाएगा, हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, करेक्ट। सो दिस इज -9 प्लस माइनस, अब देखो माइनस लेने का मतलब नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव है, तो हमें ये सिर्फ पॉजिटिव साइन ही कंसीडर करना चाहिए। फिर भी चाहो तो आप माइनस लिख लो, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 16.1 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 171 अपॉन 2a। ओके, तो चलो इसका जो रूट है ये कैलकुलेट करते हैं हम लोग। तो दिस इज 105.32 माइनस 9 प्लस माइनस 105.32। अब देखो आप यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, तो ये जो माइनस साइन है, प्लस माइनस, तो आप इस माइनस साइन को ड्रॉप कर सकते हो क्योंकि नेगेटिव आ जाएगा ना, और टाइम नेगेटिव होगा नहीं। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, -9 प्लस 105.32, करेक्ट। तो इसको कैलकुलेट करके ये जो वैल्यू है ना यार, ये 2.9914, 2.9914 सेकेंड्स, ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया, 3 सेकेंड के आसपास। ओके, तो टाइम की वैल्यू आ गई 3 सेकेंड्स। तो क्या अब मैं डेल्टा एक्स कैलकुलेट कर सकता हूँ? यस, देखो इसमें मजे की बात क्या है कि एक्सेलरेशन इसका 0 है, देयरफॉर इसको आप अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हो 3 सेकेंड्स के इक्वल। अब हम लोग लिखेंगे फॉर एक्स डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। अब अपने को पता है कि एक्सेलरेशन वाला टर्म तो 0 है, सो दिस इज इक्वल टू 12 इंटू 3 प्लस 0, दैट इज 36 मीटर। लेकिन याद रखना ये नहीं पूछ रहा है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये कितना मूव करेगा, ये पूछ रहा है कि कितना पहले ये गिर जाएगा, हाउ शॉर्ट, ऐसा ही लिखा ना क्वेश्चन, क्वेश्चन में लिखा है हाउ शॉर्ट विल द पैकेट फॉल, मतलब कितना पहले गिर जाएगा। तो बेसिकली क्वेश्चन में अपने से ये वाला डिस्टेंस पूछा जा रहा है। तो 228 माइनस 36, तो डायग्राम को आप चाहो तो एक बार दोबारा ड्रॉ कर लो, और यहाँ पे आप बॉल का पाथ ऐसे दिखा दो, बॉल यहाँ पे गिर गया, कितने डिस्टेंस पे बॉल गिरा, 36 फुट। तो कोई पूछे कि बॉल पहले कितना पहले गिर गया, हाउ शॉर्ट डज द बॉल फॉल, तो आप बोलोगे कि 228 माइनस 36, तो दिस इज 192 फुट। समझ में आ गया? देयरफॉर अवे फ्रॉम हिज फ्रेंड, जो बॉल है ना ये इट फॉल्स 192 फीट अवे और बिफोर या शॉट बिफोर हिज, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, a ball is projected from a point on the floor with a speed of 15 meter per second at an angle
60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। तो देखो ग्राउंड से हमने प्रोजेक्ट किया, वेलोसिटी दे रखी है और एंगल दे रखे हैं। ओके, will it hit a vertical wall 5 मीटर away from the point of projection? क्वेश्चन में बोला है कि क्या ये एक वर्टिकल वॉल जो कि 5 मीटर की दूरी पे है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन विदाउट हिटिंग द फ्लोर। देखो यहां से एक बॉल को हमने फेंका, करेक्ट? कितने एंगल पे फेंका? 60 डिग्री पे फेंका। वेलोसिटी क्या है इसकी? 15 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे एक वर्टिकल वॉल है और इस वर्टिकल वॉल की दूरी कितनी है बच्चों? 5 मीटर। हाइट नहीं दिया है क्योंकि आपको क्रॉस नहीं कराना है, बस बोल रहा है कि क्या ये वर्टिकल वॉल को हिट करेगा, करेक्ट? तो देखो यहाँ पे मैं एक ड्रॉ कर देता हूँ, दिस इज अ वर्टिकल वॉल। ये वर्टिकल वॉल कितनी दूरी पे है? 5 मीटर, करेक्ट? तो अपने को ये बताना है कि क्या ये जो बॉल है, देखो, will it hit the vertical wall 5 meter away from the point of projection perpendicular to the plane of projection without hitting the floor? देखो इसका मतलब क्या है कि ये जो वॉल है ना, वॉल तो ऐसा परपेंडिकुलर है। दूसरा, अगर जो प्लेन ऑफ मोशन ऐसा है, ये जो हमारा स्क्रीन है ना वो है प्लेन ऑफ मोशन, तो जो प्लेन ऑफ वॉल है वो ऐसा है। बेसिकली वॉल जो है ना वो ऐसा कुछ होगा, करेक्ट? 3D में मैं दिखा रहा हूँ, वॉल 3D में कुछ ऐसा दिखेगा। तो जिस प्लेन में मोशन हो रहा है और जिस प्लेन में वॉल है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो आपसे पूछ रहा है कि क्या ये बॉल डायरेक्टली इसको ऐसे हिट कर सकता है या फिर ऐसे जाके फिर हिट करेगा? तो बहुत ही सिंपल है, आप क्या करो, यहाँ पे इसका y कोऑर्डिनेट निकाल लो। व्हेन x कोऑर्डिनेट इज 5 मीटर्स, करेक्ट? तो चलो ध्यान से देखना, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये जो वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड, या तो डायरेक्टली आप इक्वेशन भी लिख सकते हो। ओके, प्रोजेक्टाइल मोशन का डायरेक्टली इक्वेशन भी लिखा जा सकता है। इक्वेशन याद नहीं है तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। इसके दो कंपोनेंट आएंगे वेलोसिटी के, कितना हो जाएगा? 15 cos 60 डिग्री। ओके, 15 cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री इज हाफ, तो दिस इज 15/2। Similarly, this component will be 15 sin 60 degree. Sin 60 degree is √3/2. So 15 √3/2। ओके, क्वेश्चन में एक्सेलरेशन क्या कंसीडर करना है? एक्सेलरेशन नहीं दिया, और एक्सेलरेशन नहीं दिया तो अपने को देखो लेना तो 9.8 चाहिए। ओके, 9.8 लेके ही सॉल्व करना पड़ेगा अपने को। तो फॉर एक्स डायरेक्शन इनिशियल वेलोसिटी इज कितना? 15/2 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट? Acceleration is 0. For y direction, initial speed is कितना? 15√3/2 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन इज कितना? -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इजीली सॉल्व करना है तो सबसे पहले आप एक काम करो कि रेंज निकाल लो। अगर जो x और y डायरेक्शन में इक्वेशन नहीं लिखना है तो हम लोग रेंज निकाल के भी काम कर सकते हैं। तो रेंज विल भी कितना? ओके, फिर इतने कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं थी। एक्चुअली मैं क्या सोच रहा था कि मैं पूरा इक्वेशन लिख दूं पहले, और इक्वेशन से पता चल जाएगा कि बॉल कहाँ हिट करेगा, लेकिन वो लेंदी प्रोसेस है,
हम लोग ये सिंपल अप्रोच से ही कर लेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो यू स्क्वायर इज कितना, 15 का स्क्वायर साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री इज √3/2। ओके, तो दिस इज 15 स्क्वायर इंटू √3 एंड जी की वैल्यू कितनी है बच्चों, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज 15 इंटू 15, ये आ रहा है 19.87। इसका मतलब ये जो बॉल है ये कितना दूर जाएगा, ये बॉल ऐसे जाएगा कितने डिस्टेंस तक, 19.87 मीटर्स। इसका मतलब अगर जो बॉल 19.87 मीटर से पहले होगा तो ये क्या करेगा, उसके साथ डायरेक्टली कोलाइड करेगा। अगर जो 19.87 मीटर के बाद होगा तो ये हो सकता है ड्रॉप करे, ग्राउंड से कोलिजन करे और फिर जाके कोलाइड करे। ओके, तो पहला केस, इफ डिस्टेंस ऑफ वॉल is less than 19.87 meters। ओके, जो डिस्टेंस है ना 19.87 से कम होगा, देन बॉल हिट्स द वॉल डायरेक्टली। अच्छा, 19.87 से ज्यादा होगा तो डायरेक्टली हिट नहीं करेगा, पहले ग्राउंड को हिट करेगा और फिर जाके क्या कर सकता है, पहुंच सकता है। वो डिपेंड करेगा कि कोलिजन कैसा हो रहा है। ओके, तो देखो यहाँ पे केस क्या था कि ये हिट तो करे, ठीक है, वॉल को, लेकिन कंडीशन है विदाउट हिटिंग द फ्लोर। दूसरा केस आप चाहो तो लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, second case is if distance of wall is more than 19.87 meter from the point of projection, then ball does not hit the wall directly। पहले फ्लोर को हिट करेगा फिर वहां तक पहुंच सकता है। बॉल does not hit the wall directly, डायरेक्टली हिट नहीं करेगा। ओके, तो पहले केस का आंसर क्या हो जाएगा बताओ। फर्स्ट केस में तो 5 मीटर की दूरी पे है, तो क्या ये हिट करेगा, यस। तो आप लिख सकते हो केस 1 डिस्टेंस इज 5 मीटर्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस, ये डायरेक्टली हिट करेगा। ओके, केस 2 डिस्टेंस क्या है बच्चों, 22 मीटर, तो ये डायरेक्टली हिट नहीं करेगा। और डायरेक्टली हिट नहीं करेगा तो इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो चेंज हो जाएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है, और आंसर चेंज हो जाएगा इसका मतलब क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रहा है, सेकेंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है कि क्या आपका आंसर बदल जाएगा। इफ द वॉल इज 22 मीटर अवे, यस, आंसर विल चेंज। पहले केस में हिट कर रहा है, दूसरे केस में हिट नहीं कर रहा है, तो दूसरे केस में यस, आंसर विल चेंज। आंसर विल चेंज because ball does not hit wall directly। Okay, next, find the average velocity of projectile between the instant it crosses half of the maximum height
It is projected with speed u at an angle theta with the horizontal. देखो जब भी आप प्रोजेक्टाइल फायर करते हो, ओके, या फिर हमने एक बॉल को प्रोजेक्ट किया, तो ये कुछ ऐसा पाथ फॉलो करेगा, करेक्ट? यहां से हम लोगों ने क्या किया बच्चों, एक बॉल को प्रोजेक्ट किया, बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड u एंड दिस एंगल इज थीटा। तो अपने से क्या पूछा जा रहा है कि जब ये हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट को क्रॉस करेगा, मतलब यहां से यहां पहुंचेगा, तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी। ओके, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन किए बिना भी आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे? अगर जो आप दिमाग लगाओगे ना, तो ये कंपोनेंट है u cos थीटा और ये कंपोनेंट है u sin थीटा। ओके, खैर इससे अभी हमें मतलब नहीं है। अब लेट अस से कि दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। अब हमारी एनालिसिस जो होगी वो ए से बी के बीच में होगी। तो लेट अस से टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम ए टू बी इज टी। ए से बी तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा बच्चों, बताओ? टी के इक्वल, करेक्ट? तो यदि मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ओके, व्हाट इज दिस डिस्प्लेसमेंट? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है। तो देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे बताओ इसको? अगर जो मैं आर वेक्टर बोल दूं, तो दिस डिस्प्लेसमेंट विल बी कितना? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड दिस इज u cos थीटा इनटू टी। इसी को आप डेल्टा आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। डेल्टा आर इज द डिस्प्लेसमेंट। सो व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? इसको आप आई कैप लिख लो। एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। कितना टाइम इंटरवल है? टी टाइम इंटरवल है, तो दिस इज u cos थीटा इंटू टी बाई टी आई कैप। टी से टी कैंसिल हो गया और आंसर क्या आ गया? u cos थीटा आई कैप। सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है तो आंसर क्या हो जाएगा? u cos थीटा। ओके, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है तो दिस विल बी इक्वल टू u cos थीटा। ओके, नेक्स्ट, a bomb is dropped from a plane flying horizontally with uniform speed so that the bomb will explode vertically below the aeroplane। एक बॉम्ब है बच्चों और ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है विथ यूनिफॉर्म स्पीड। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी स्पीड कांस्टेंट है और इसने क्या किया? एक बॉम्ब को ड्रॉप कर दिया। तो हमें ये बताना है कि जो बॉम्ब है इट विल एक्सप्लोड, इसका जो एक्सप्लोजन होगा वो वर्टिकली बिलो द प्लेन होगा। देखो सबसे पहले यह है एरोप्लेन। मान लो बच्चों ये v वेलोसिटी से जा रहा है, ओके। जब आप बॉम्ब को ड्रॉप करोगे, तो ये थियरी में भी मैंने कवर किया था, देन वेलोसिटी ऑफ बॉम्ब विथ रिस्पेक्ट टू द एरोप्लेन, ओके, या फिर विथ रिस्पेक्ट टू द प्लेन, ये क्या आ जाएगा? जीरो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि व्हेन, इसको आप वी नॉट बोल सकते हो, व्हेन
बॉम्ब इज ड्रॉप्ड, मैंने क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन कराया था कि एक स्टोन को ड्रॉप किया था, ओके, बलून से, तो वेलोसिटी ऑफ स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू बलून इज जीरो, सो व्हेन बॉम्ब इज ड्रॉप्ड its velocity dropped from plane, जब बॉम्ब को हम लोग ड्रॉप करेंगे प्लेन से, its velocity विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन, मतलब प्लेन के फ्रेम में देखा जाए तो विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन विल बी जीरो। प्लेन मतलब एरोप्लेन, ओके बच्चों। तो यदि मैं यहाँ पे लिखूं वेलोसिटी ऑफ बॉम्ब विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन, क्या ये जीरो हो गया? दिस implies what is velocity of bomb with respect to plane? This is velocity of bomb minus velocity of plane। ये तो फॉर्मूला लिख दिया मैंने। इसका मतलब ग्राउंड से देखा जाए तो वेलोसिटी ऑफ जो बॉम्ब होगा दैट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ प्लेन, ओके। ग्राउंड फ्रेम से आप ऑब्जर्व करोगे तो जो प्लेन की वेलोसिटी होगी इनिशियल, वही बॉम्ब की भी इनिशियल वेलोसिटी होगी। समझ में आ गया? करेक्ट। तो मान लो यहाँ पे है ये बॉम्ब, यहाँ से इस बॉम्ब को ड्रॉप किया, तो यदि इसकी वेलोसिटी v है, v नॉट है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इस बॉम्ब की वेलोसिटी भी v नॉट ही होगी? करेक्ट। अब देखो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन तो दोनों का जीरो है, वर्टिकल एक्सेलरेशन की वजह से जो बॉम्ब होगा वो नीचे आएगा। करेक्ट, मेरी बात समझ में आ रही है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका भी वी नॉट है और इसका भी बॉम्ब का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा वी नॉट होगा, वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होगा। तो जब आप टी टाइम पे देखोगे ना, टी टाइम पे, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लेन एज वेल एज बॉम्ब का जो एक्स कंपोनेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्स कंपोनेंट, मतलब एक्स डायरेक्शन में जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो दोनों का सेम आएगा। देखो बॉम्ब जो है वो कुछ ऐसा पाथ फॉलो करेगा, मैं अप्रोक्सीमेट पाथ ड्रॉ कर दे रहा हूँ ऐसा, और जो एरोप्लेन है वो सीधा आगे जाएगा। करेक्ट। लेकिन अगर जो मैं सिर्फ एक्स डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करूं, ओके, सो फॉर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, फॉर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन velocity is v naught and acceleration is zero for both bomb and plane। दोनों के लिए सेम है ये। करेक्ट। तो अगर जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट देखोगे ना, डेल्टा एक्स, तो कितना आएगा? डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू वी नॉट डेल्टा टी। फर्क क्या होगा? प्लेन सिर्फ हॉरिजॉन्टली जाएगा, बॉम्ब नीचे भी आएगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। इसका मतलब जिस दिन एरोप्लेन यहां पहुंचेगा ना बच्चों, देखो एरोप्लेन यहां पहुंच गया, उस दिन जो बॉम्ब होगा वो यहां होगा। करेक्ट। सिमिलरली जिस दिन एरोप्लेन यहाँ है अभी, जिस दिन एरोप्लेन यहाँ पहुंचेगा तो बॉम्ब कहाँ होगा? बॉम्ब यहाँ होगा। मतलब हमेशा आप देखो तो बॉम्ब हमेशा इसके नीचे ही होगा। नीचे मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड, मतलब पायलट को हमेशा बॉम्ब नीचे की तरफ दिखाई देगा अगर जो देखा तो। करेक्ट। तो जब एक्सप्लोजन होगा तो क्या यहां से बोल सकते हैं कि यस, जो बॉम्ब होगा वो एक्सप्लोड जब होगा तो वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा एरोप्लेन के? यस, ये हम बोल सकते हैं। ओके।
सेकेंड क्या पार्ट पूछ रहा है, दिस इज सेकेंड पार्ट, इसको बोल देते हैं हम लोग पार्ट 2। बोल रहा है कि इज द स्टेटमेंट ट्रू इफ प्लेन फ्लाइज विथ यूनिफॉर्म स्पीड बट नॉट हॉरिजॉन्टली। पूछ रहा है कि अगर जो यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल करता है एरोप्लेन लेकिन हॉरिजॉन्टली ट्रैवल नहीं करता, क्या तो भी ये स्टेटमेंट ट्रू होता? तो चलो हम लोग इसको भी देखते हैं, सेकेंड पार्ट। तो लेट अस से मान लो हमारा ये जो एरोप्लेन है, एरोप्लेन को थोड़ा सा और छोटा बनाते हैं ताकि हम लोग डायग्राम इजीली ऑब्जर्व कर पाए। ओके, तो मान लो ये जो एरोप्लेन है ना बच्चों, ये वी नॉट स्पीड से जा रहा है एट एन एंगल थीटा। दिस एंगल इज थीटा, करेक्ट। तो जब ये बॉम्ब ड्रॉप करेगा तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि बॉम्ब की वेलोसिटी भी, ये जो बॉम्ब है, क्या बॉम्ब की वेलोसिटी भी वी नॉट ऐसे ही होगा? करेक्ट। तो दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बताओ, दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा हमेशा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फिर से वही हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा। ओके, वी नॉट कॉस थीटा फॉर बोथ। दोनों के लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा सेम ही आ रहा है, वी नॉट कॉस थीटा। और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होने वाला है, क्यों? क्योंकि एक्चुअली एरोप्लेन की तो वेलोसिटी ही नहीं बदल रही है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं बदलेगा। और जो बॉम्ब है, बॉम्ब का जो एक्सेलरेशन है वो वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो इसका भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं बदलेगा। करेक्ट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एरोप्लेन की तो स्पीड बदल ही नहीं रही है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो एरोप्लेन का बदलेगा नहीं। लेकिन जो बॉम्ब है इसकी स्पीड बदलेगी लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होगा। करेक्ट। ऑल्सो horizontal component is same, horizontal component is constant for both, is constant for both। अब आप बोलोगे कि सर ये एरोप्लेन पे भी तो एक mg लगेगा, उसकी वजह से ये वी नॉट क्यों नहीं चेंज हो रहा है? तो एरोप्लेन के इंजन्स भी तो है ना, इंजन्स क्या करेंगे, इस वेलोसिटी को मेंटेन करके रखेंगे। तो आप खुद से ये रीजन लिख लेना कि इसका वी नॉट तो चेंज ही नहीं हो रहा है, इसका वेलोसिटी चेंज होगा लेकिन हॉरिजॉन्टल चेंज नहीं होगा। करेक्ट। तो एक अप्रोक्सीमेट पाथ यदि मैं आपको दिखाऊं, तो देखो एरोप्लेन कैसा पाथ फॉलो करेगा। एरोप्लेन कुछ ऐसा पाथ फॉलो कर रहा है, अभी यहाँ है, फिर एरोप्लेन यहाँ होगा, फिर थोड़ी देर बाद ये एरोप्लेन यहाँ पे होगा। करेक्ट। और जो बॉम्ब होगा, बॉम्ब को हमने ऐसे वेलोसिटी दिया था वी नॉट,
तो बॉम्ब कुछ ऐसा पाथ फॉलो करेगा, करेक्ट। तो ध्यान से देखो, जब एरोप्लेन यहाँ है तो ये बॉम्ब यहाँ होगा, जब एरोप्लेन यहाँ है तो ये बॉम्ब कहाँ पे होगा, यहाँ। जब ये एरोप्लेन यहाँ है तो ये जो बॉम्ब होगा ये यहाँ पे होगा, करेक्ट। इस तरीके से आप और भी पोजीशन यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा सकते हो। तो इस केस में भी मैं क्या बोल सकता हूँ कि यस, हमेशा जो बॉम्ब होगा वो एरोप्लेन के नीचे ही होगा, तो जब एक्सप्लोजन होगा तभी भी बॉम्ब एरोप्लेन के वर्टिकली नीचे ही होगा, करेक्ट।